हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अर्थात भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है को हमने देख लिया है। इसके अलावा सांप्रदायिक अवार्ड, साइमन कमीशन वगैरह टॉपिक भी हमने कवर कर रखा है। जिन लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये दो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए तो फिर हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। इसको हिंदी में भारत शासन अधिनियम 1935 बोल दिया गया। इसमें प्रावधान क्या किया गया? इसमें जो है पहली बार केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का वितरण किया गया है, अर्थात सेंट्रल लिस्ट बनाया गया है, स्टेट लिस्ट बनाया गया है और कंकरेंट लिस्ट बनाया गया। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा हुआ है, अर्थात ये क्षेत्र आपके लिए रहेंगे और ये क्षेत्र केंद्र के लिए रहेगा, अर्थात राज्य और केंद्र के बीच इन दोनों के मध्य आपको सब्जेक्ट्स का बंटवारा किया गया कि ये सब्जेक्ट्स फुल्ली आपके लिए रिजर्व रहेगा और ये सब्जेक्ट्स फुल्ली सेंट्रल के लिए रिजर्व रहेगा। तो इसमें जो है फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की स्थापना की गई। तो संघ सूची वाले जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, जो भी इसके विषय होंगे, उन पर आपको फेडरल गवर्नमेंट अर्थात वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो इस पर रूल्स वगैरह लाएगी। और प्रोविंशियल लिस्ट में जो था वो राज्य सरकार अपना रूल्स लाएगी, गवर्नर लाएंगे। और कंकरेंट लिस्ट जो था इस पर दोनों ही अर्थात राज्य भी ला सकता है और केंद्र भी ला सकता है। तो दोनों ही व्यक्ति आपको यहाँ पर अपने रूल्स रेगुलेशंस वगैरह ला सकते हैं। अब इसके बाद जो है राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। हमने इससे पहले देखा था कि राज्यों में आपका दो तरीके का लिस्ट हुआ था, एक आपका ट्रांसफ़र लिस्ट हुआ था और एक रिजर्व लिस्ट अर्थात हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। और दोनों के लिए रूल्स बनाने वाले और रेगुलेट करने वाले अलग अलग अथॉरिटी थी। तो दो अथॉरिटी रूल्स करती थी, दो अथॉरिटी रेगुलेट करती थी। तो चूँकि दो मिल कर के करते थे तो इस वजह से इसको द्वैध शासन कहा गया था। तो ये सिस्टम जो है इसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन ये चीज़ केवल राज्यों में समाप्त की गई है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा हूँ कि राज्यों में द्वैध शासन समाप्त किया गया है और केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया गया, अर्थात राज्य में समाप्त करके। ये क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है कि डायरकी जो है वो राज्यों में कब समाप्त किया गया या फिर डायरकी की शुरुआत कब हुई। तो डायरकी की शुरुआत जो है आपको 1919 वाले एक्ट से हुई थी। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1919 एक्ट से आपको डायरकी की शुरुआत की गई है, अर्थात 1919 में हमें हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय देखने को मिले थे। और यहाँ पर जो है राज्यों में समाप्त की गई है तथा केंद्र में द्वैध शासन की प्रारंभ कर दिया गया है। तो केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया गया तो यहाँ पर भी आपको हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय ये दोनों लग जाएंगे केंद्र में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि केंद्र में डायरकी की शुरुआत की गई है और राज्य में डायरकी को ख़त्म किया गया है। ऑप्शंस में कूट वगैरह जब बनाता है तो सीधे कूट बनता है कि द्वैध शासन पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया है और राज्य में समाप्त किया गया है। अगर ये आपका कूट के ऑप्शन में रहे, स्टेटमेंट में रहे कि राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई, तो फिर आपका सही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई। लेकिन इसी एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ही द्वारा आपको केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया है। तो इस पे आप लोग फोकस कीजिएगा। ये अक्सर आपको पूछ दिया जाता है कि द्वैध शासन समाप्त कब हुआ, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि राज्य में ही समाप्त हुआ है, केंद्र में प्रारंभ हुआ है इस एक्ट के द्वारा। इसके बाद जो है इससे पहले हमने क्या क्या देखा था कि आपको पृथक निर्वाचन जो दिया गया था, मुस्लिमों को दिया गया था, सिखों को दिया गया था, ईसाइयों को दिया गया था, यूरोपियंस को दिया गया था। और यहाँ पर जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र को और वाइड किया गया, इस कंसेप्ट को और विस्तृत किया गया। यहाँ से पृथक निर्वाचन को और विस्तृत करते हुए एससी को दे दिया गया
शेड्यूल कास्ट को, जिसको कि हम लोग डिप्रेस क्लास भी बोलते हैं, और वीमेंस को दिया गया और लेबरर्स को दिया गया, अर्थात श्रमिकों को, महिलाओं को और अनुसूचित जातियों को। इन तीनों को आपको पृथक निर्वाचन दे दिया गया। उनका तो कंटिन्यू था ही, 1909 में आपको मुस्लिमों को दिया गया था, जमींदारों को दिया गया था, तो वो वाला भी कंटिन्यू रहा। फिर 1990 में सिखों को दिया गया, ईसाइयों को दिया गया, यूरोपियंस को दिया गया, तो इनका भी कंटिन्यू रहा। और यहाँ पर अब आपको और विस्तृत करके श्रमिकों को दे दिया गया, महिलाओं को दे दिया गया और शेड्यूल कास्ट को दे दिया गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हमने देखा था कि आपको केंद्रीय लोक सेवा आयोग की संस्तुति की गई थी, अर्थात केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाने का संस्तुति किया गया था, जो कि 1926 में बन करके जो कि 1926 में आपको स्थापित किया गया और ली कमीशन के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था। और अब इसमें जो है 1935 एक्ट में आपको राज्य लोक सेवा आयोग का रिकमेंडेशन हुआ है, अर्थात राज्य लोक सेवा आयोग के निर्माण की बात की गई है। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग तो था ही, यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग की भी बात कर दी गई। और कुछ राज्यों में आपको द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, ये आपको 6 राज्यों में किया गया। डिजिट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा कि राज्यों में अब द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ किया गया। पहले क्या था कि इससे पहले जो है सेंट्रल में आपको द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू किया गया था, अर्थात वहाँ वायसराय वाले ये में एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों का निर्माण किया गया था, विधायिका और कार्यपालिका। लेकिन अब यहाँ पर जो है राज्यों में भी कर दिया गया, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 1935 में इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसी अधिनियम के द्वारा जब राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा किया गया, राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा जब हो गया, तो फिर राज्य सरकार की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई शक्ति को कौन देखेगा, एग्जीक्यूट कौन करेगा। तो इसी अधिनियम के द्वारा फिर आगे चल करके हमारे राज्यों में इलेक्शंस हुए, और फिर 1936 में इलेक्शंस हुए थे और 1937 में आपको गवर्नमेंट बनी थी। तो इसी टाइम जो है हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिंह, वो 1937 वाले गवर्नमेंट में आ गए। तो इसके अलावा जो है सभी राज्यों में चुनाव हुए थे। बिहार में आपको श्री कृष्ण सिंह अस्तित्व में आए, इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग अस्तित्व में आए थे। तो 1935 में इतना ही है। अब हम लोग आते हैं आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस समय क्या था कि 1947 से पहले आपको क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में घोषणा कर दी थी कि इंडिया को आज़ाद कर दिया जाएगा 30 जून तक। तो इसमें उससे पहले क्या हुआ कि 3 जून को माउंटबेटन योजना आई थी। ये याद रखिएगा, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन उस टाइम के वायसराय थे। तो माउंटबेटन जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ये 3 जून 1947 को एक घोषणा किए, उसको हम लोग माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं। इसमें कहा गया था भारत विभाजन की बात की गई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि माउंटबेटन प्लान जो है ये 3 जून 1947 को आया था, और इसमें भारत के विभाजन की बात कही गई थी, अर्थात विभाजित करके भारत और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्रों का उदय करना। तो भारत विभाजन की बात जो है माउंटबेटन योजना में की गई है, और ये 3 जून 1947 को लाया गया था। ये भारत विभाजन जो है ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में नहीं कही गई है, बल्कि ये माउंटबेटन योजना में कही गई है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंटबेटन योजना कब आया था या फिर किससे संबंधित है। तो डेट और किससे संबंधित है, ये दोनों आप लोग मोस्टली याद रखिएगा। अब इसमें क्या हुआ था कि फीचर्स जो हैं वो आपको यही है कि भारत को स्वतंत्र कर दिया गया, पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बन गया, और फिर जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको आज़ादी दे दी गई कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक में शामिल हो सकते हैं, और बाकी सारे जो पद वगैरह बनाए गए थे वो सब समाप्त कर दिया गया। स्वतंत्रता मिल गई तो फिर समाप्त होना ही है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह जो भी पद बनाए गए थे, हाई कमिश्नर वगैरह, उच्चायुक्त का, वो सब समाप्त किया गया। और ये भी कहा गया कि आपको जो एक्ट्स वगैरह बन रहे हैं अब 15 अगस्त 1947 के बाद, वो एक्ट्स जो है वो भारत पर या पाकिस्तान पर लागू नहीं होगा। तो ये तो स्वतंत्रता मिलने के बाद ऑब्वियसली यही सब होना है। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट है वो आपका ये है कि वायसराय पद की समाप्ति करके उसको गवर्नर जनरल का
नाम दे दिया गया। वायसराय पद की समाप्ति की गई है 1947 एक्ट के द्वारा, और इसके बाद जो है गवर्नर जनरल दे दिया गया। तो इस तरीके से इस टाइम जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो भारत के अंतिम यूरोपियन वायसराय जो है वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते हैं, तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी आपको लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जब पूछा जाए तो फिर आपका सी राजगोपालाचारी। वर्ड्स देखिएगा, वर्ड्स कैसे कंफ्यूजिंग है यहाँ पर। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, अगर भारतीय लगा रहे हैं तो फिर आपको आना है सी राजगोपालाचारी पर, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और 1947 एक्ट में यही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है आपको एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी, जिस समय घोषणा कर दी गई कि भाई भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो घोषणा के बाद से जो है स्वतंत्रता मिलने तक कार्यभार देखने के लिए एक अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। तो अंतरिम सरकार में किसे कौन सा दायित्व मिला था, किसे कौन सा मंत्रालय मिला था, इससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको डिस्प्ले पर ये सारा शो कर दे रहा हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका जवाहरलाल नेहरू का है, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई, जगजीवन राम। ये 5 तो एकदम कंपल्सरी याद रखिएगा। इसके अलावा लियाकत अली खान याद रखिएगा, आशफ अली याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी याद रखिएगा, और जोगेंद्र नाथ मंडल याद रखिएगा। इतना एकदम कंपल्सरी है, इतना याद रखते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी सही रहेगा। तो ये लेक्चर काफ़ी छोटा हो रहा है बट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो इसको आप लोग अंतरिम सरकार में किसका कौन सा दायित्व था ये आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।